मैं डॉक्टर आशानंद माखीजा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट शिवनाथ साइंस कॉलेज राजनांदगांव, बीकॉम पार्ट 3 के सब्जेक्ट इनकम टैक्स अर्थात आयकर, जो कि ग्रुप ए का फर्स्ट पेपर है, उसकी 5th यूनिट के चैप्टर कर का अग्रिम भुगतान, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में बताने जा रहा हूं। इस संबंध में मेरे द्वारा आयकर अधिनियम के जिन प्रावधानों या नियमों का उल्लेख किया जाएगा, उसका संबंध फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और असेसमेंट ईयर 2020-21 से होगा। कर का अग्रिम भुगतान, इस चैप्टर को समझने के लिए यदि इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट पे आया जाए तो विद्यार्थियों को यह जानना आवश्यक है कि आयकर संग्रहण की 2 विधियां हैं। पहला है उद्गम स्थान पर कर काटना अर्थात टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और दूसरी विधि है जिसमें करदाता द्वारा स्वयं आयकर का भुगतान किया जाता है। सामान्यतः आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर का भुगतान संबंधित कर निर्धारण वर्ष में किया जाता है, किंतु अधिनियम में एक ऐसी व्यवस्था भी है जिससे कि करदाता को गत वर्ष में ही अपनी अनुमानित आय पर निर्धारित तिथियों को कुछ अग्रिम कर जमा करना होता है। अग्रिम कर के भुगतान के संबंध में अतिरिक्त जानकारियों में फिर मैं इसे स्पष्ट करना चाहूँगा कि कर का अग्रिम भुगतान आयकर के कलेक्शन के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाने वाला एक ऐसा कदम है जिसमें करदाता अपनी गत वर्ष की अनुमानित आय पर गत वर्ष में ही कर चुकाता है। यह चुकाया गया कर संबंधित कर निर्धारण वर्ष का माना जाता है। आयकर अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है, इसे दूसरे शब्दों में भी बताया जा सकता है कि करदाता जैसे जैसे आय कमाता जाता है वैसे वैसे ही उस पर वह कर का भुगतान करता जाता है, और बाद में कर निर्धारण वर्ष में टैक्स असेसमेंट होने के बाद देय आयकर में इस राशि का समायोजन कर लिया जाता है। कर चुकाने की ऐसी व्यवस्था को कर का अग्रिम भुगतान कहा जाता है, अर्थात एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। इसी व्यवस्था का दूसरा नाम है जैसे कमाओ वैसे चुकाओ योजना, पे एज यू अर्न स्कीम। इस व्यवस्था को एक उदाहरण से भी स्पष्ट किया जा सकता है। असेसमेंट ईयर 2020-21 से संबंधित फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में करदाता की वर्ष में प्रारंभ में ही जो भी आय अनुमानित की गई होगी उस पर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में ही अनुमानित कर का भुगतान आयकर प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न किस्तों में तथा विभिन्न तिथियों पर किया जाएगा। करदाता द्वारा ऐसा न करने पर न चुकाई गई या कम चुकाई गई राशि पर ब्याज चुकाना होगा। अग्रिम कर चुकाने का दायित्व इस संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 208 और अधिनियम की धारा 207 की उपधारा 2 में बताया गया है। अंडर सेक्शन 208 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी फाइनेंशियल ईयर में कोई एसईसी जिसकी देय कर की राशि 10,000 रुपये या इससे अधिक है, तो ऐसे करदाता को अधिनियम की धारा 208 से लेकर 213 तक के प्रावधानों के अंतर्गत उसी फाइनेंशियल ईयर में अग्रिम कर चुकाने का
उत्तरदायित्व उत्पन्न हो जाएगा। धारा 207 की उपधारा 2 में इसे और स्पष्ट किया गया है कि भारत में यदि निवासी करदाता जिसकी व्यापार एवं पेशे से लाभ शीर्षक के अंतर्गत कोई भी आय नहीं है तथा ऐसा करदाता गत वर्ष में किसी भी समय उसकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है, तो ऐसे करदाता पर अग्रिम कर चुकाने से संबंधित अधिनियम की धारा 208 से लेकर 219 तक के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अग्रिम करने की गणना विधि को क्रमबद्ध तरीके से बताया गया है। पहले स्टेप में सबसे पहले करदाता द्वारा गत वर्ष की अनुमानित सकल कुल आय की गणना की जाएगी, अर्थात उसकी एस्टिमेटेड ग्रॉस टोटल इनकम का कंप्यूटेशन होगा। स्टेप 2, ग्रॉस टोटल इनकम में जो डिडक्शन एप्लीकेबल हैं वो सारे डिडक्शंस जो धारा 80C से लेकर 80U तक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा यदि कुछ रिबेट्स जिसकी करदाता पात्रता रखता है तो घटाकर संभावित कुल आय या शुद्ध कर योग्य आय की गणना कर ली जाती है। अगले स्टेप में इस अनुमानित कुल आय पर संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए जो आय कर की निर्धारित दरें हैं उसके आधार पर आय कर की गणना कर ली जाती है। स्टेप 4, स्टेप 3 में गणना की गई कर की राशि में अधिनियम की धारा 87A के अंतर्गत रिबेट को घटाया जाएगा। स्टेप 5 में कर की राशि पर निर्धारित दरों से सरचार्ज लगाया जाएगा, लेकिन अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि सरचार्ज उन्हीं करदाताओं पर लगाया जाएगा जिनकी अनुमानित आय निर्धारित सीमा से अधिक हो। स्टेप 6, स्टेप 5 में जो कर की राशि की गणना की गई है और उस पर जो अधिभार लगाया गया है, इसके योग में 4% की दर से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अर्थात शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर लगाया जाएगा। स्टेप 7, स्टेप 6 की कुल राशि में यदि टीडीएस हुआ है या टीसीएस हुआ है, यानी उद्गम स्थान पर यदि कर काटा गया है या कर संग्रह किया गया है, तो ऐसी राशि घटा दी जाएगी। स्टेप 8, यदि स्टेप 7 में गणना की गई राशि 10,000 रुपये या इससे अधिक है, तो करदाता को अग्रिम कर की राशि को विभिन्न किस्तों में निर्धारित तिथियों को चुकाना होगा। कर के अग्रिम भुगतान की व्यवस्था में 2 विधियां हैं। पहला, करदाता द्वारा अपनी इच्छा से अग्रिम कर का भुगतान, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स बाय एसएससी ऑफ हिज ओन अकॉर्ड। इसके संबंध में अधिनियम की धारा 210 में 2 प्रावधान हैं। पहला प्रावधान, प्रत्येक करदाता जो धारा 208 के अंतर्गत कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है, चाहे उसका पूर्व में रेगुलर असेसमेंट हुआ हो या न हुआ हो, अपनी चालू फाइनेंशियल ईयर की आय का अनुमान लगाकर निर्धारित तिथियों पर या उससे पहले अग्रिम कर चुकाएगा। दूसरा प्रावधान, यदि करदाता अग्रिम कर का भुगतान किस्तों में करता है तो वह अपनी करंट इनकम के अनुमान के अनुसार
शेष बची हुई किस्तों की राशि में कमी या वृद्धि कर सकता है। अग्रिम कर भुगतान की दूसरी विधि कर निर्धारण अधिकारी के आदेश पर अग्रिम कर का भुगतान, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन परस्वेज ऑफ ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर। इस संबंध में अधिनियम की धारा 210 की उपधारा 3, 210 की उपधारा 4, 210 की उपधारा 5 तथा 210 की उपधारा 6 के प्रावधान लागू होते हैं। पहला प्रावधान, यदि करदाता का पहले कभी रेगुलर असेसमेंट हो चुका हो और वह करंट फाइनेंशियल ईयर में अग्रिम कर का भुगतान नहीं करता है तो कर निर्धारण अधिकारी उसे अग्रिम कर चुकाने का लिखित आदेश दे सकता है। दूसरा प्रावधान, यदि कर निर्धारण अधिकारी की दृष्टि में कोई करदाता अग्रिम कर चुकाने के लिए उत्तरदायी हो। नंबर 3, अग्रिम कर चुकाने का आदेश फरवरी माह की अंतिम तिथि से पहले दिया जा सकता है। नंबर 4, अग्रिम कर की मांग के आदेश में अग्रिम कर की राशि तथा किस्तों में चुकाई जाने वाली राशि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। अग्रिम कर के भुगतान के आदेश में संशोधन के संबंध में वह आदेश जो कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करदाता को दिया जा सकता है, इस संबंध में अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि करदाता ने फरवरी महीने की अंतिम तारीख तक अपनी आय का विवरण दाखिल कर लिया हो तो ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी को अपने आदेश में संशोधन करना होता है। दूसरी बात, यदि किसी गत वर्ष में करदाता का रेगुलर असेसमेंट हो गया हो। तीसरी बात, संशोधित आदेश के अनुसार चालू वर्ष की देय अग्रिम कर की राशि आदेशित अग्रिम कर की राशि से अधिक होने पर, और ठीक चौथे में इसकी विपरीत बात कही गई है कि संशोधित आदेश के अनुसार चालू आय पर अग्रिम कर की राशि आदेशित अग्रिम कर की राशि से कम होने पर। इन 4 स्थितियों में कर निर्धारण अधिकारी अपने आदेश को संशोधित कर सकता है। अग्रिम कर की दरों के संबंध में विद्यार्थियों को जानना आवश्यक है। जिन दरों का मेरे द्वारा उल्लेख किया जाएगा वह वित्तीय वर्ष 2019-20 अर्थात फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए होगी। जैसा कि आयकर अधिनियम में स्पष्ट है कि कर की दरों के हिसाब से करदाता को मुख्य रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक वर्ग में ऐसे करदाता जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है। ऐसे करदाताओं में व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों के संघ तथा प्रत्येक आर्टिफिशियल पर्सन शामिल हैं। यदि ऐसे करदाताओं के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में आय कमाई जाती है तो ऐसी आयों पर कर की श्रेणियां और कर की दरें इस प्रकार हैं। ऐसे करदाताओं को 2,50,000 रुपए तक की अनुमानित चालू आय पर किसी भी प्रकार के कर का भुगतान नहीं करना होता है, किंतु यदि आय बढ़कर 2,50,000 से 5 लाख रुपए के बीच में होती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे करदाता को 5% की दर से कर देना होगा।
यदि अनुमानित आय 5 लाख रुपए से अधिक किंतु 10 लाख रुपए तक है तो ऐसी आय पर करदाताओं को 20% की दर से कर का भुगतान करना होता है। किंतु यदि ऐसी अनुमानित आय 10 लाख रुपए से अधिक किंतु 50 लाख रुपए तक है तो ऐसी स्थिति में करदाताओं को 30% की दर से कर चुकाना होता है। इसके आगे कुछ विशिष्ट प्रावधान है जिसका संबंध अधिभार से है। इसके संबंध में आपको मैं बताना चाहूंगा कि यदि करदाता की अनुमानित आय 50 लाख रुपए से अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए तक है तो आयकर की 30% की दर के बाद उसे 10% की दर से अधिभार भी चुकाना होता है। अंत में यदि करदाता की अनुमानित आय 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो ऐसे करदाताओं को 30% आयकर के साथ 15% की दर से अधिभार का भी भुगतान करना होता है। करदाताओं की दूसरी श्रेणी में ऐसे करदाता जो 60 वर्ष से अधिक हैं किंतु 80 वर्ष से कम हैं। आयकर अधिनियम में ऐसे करदाताओं को वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन्स कहा गया है। ऐसे करदाताओं के लिए आयकर की श्रेणियां और कर के दरों में के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे करदाताओं की अनुमानित आय यदि 3 लाख रुपए तक है तो ऐसी आय पर करदाताओं को किसी भी प्रकार के कर का भुगतान नहीं करना होता है। अगली स्लैब में 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक यदि अनुमानित आय है तो ऐसी आय पर 5% की दर से कर का भुगतान किया जाता है। शेष आयकर की श्रेणियां और कर की दरें ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार 60 वर्ष से कम आयु वाले करदाताओं की है। करदाताओं के तीसरे वर्ग में ऐसे करदाता जो 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के हैं। आयकर अधिनियम में ऐसे करदाताओं को अति वरिष्ठ नागरिक सुपर सीनियर सिटीजन्स कहा गया है। आयकर की श्रेणियों और दरों के बारे में आयकर अधिनियम में इनके बारे में कहा गया है कि ऐसे करदाता यदि 5 लाख रुपए तक चल वर्ष में कोई अनुमानित आय अर्जित करते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार के कर का भुगतान नहीं करना होता। आय के 5% दर वाली आय की श्रेणी नहीं है इनके लिए। शेष आयकर की श्रेणियां और दरें ठीक उसी प्रकार हैं जो पिछले 2 करदाताओं के वर्ग में मेरे द्वारा बताई गई हैं। आय की दरों के साथ साथ विद्यार्थियों को इसके बारे में भी जानना आवश्यक है कि अधिनियम में जब व्यक्ति की बात की जाती है तो व्यक्ति में महिला और पुरुष करदाता दोनों शामिल होते हैं। इसके संबंध में और एक बात विद्यार्थियों को स्पष्ट होनी आवश्यक है कि अधिनियम की धारा 87A के अंतर्गत कोई करदाता रिबेट तभी प्राप्त करेगा जबकि उस व्यक्ति करदाता की संबंधित गत वर्ष में कर योग्य आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है। और इस संबंध में रिबेट की जो अमाउंट होगी वो 2 राशियों में जो कम होगी वह होगी। इसमें पहली राशि है आयकर की राशि
और दूसरा है अधिकतम राशि 12,500। इसे और स्पष्ट करते हुए अधिनियम में यह बताया गया है कि यदि करदाता अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत 12,500 रुपए या इससे कम राशि की छूट प्राप्त करना चाहता है तो उसकी आय की करमुक्त राशि की सीमा 2,50,000 होगी, न कि 5 लाख रुपए। विभिन्न करदाताओं में सहकारी समिति एवं साझेदारी फर्म भी है। आयकर अधिनियम में अग्रिम कर की दरों के संबंध में जो प्रावधान है उसके संबंध में विद्यार्थियों को जानना आवश्यक है। सहकारी समिति की दशा में आय की श्रेणियां एवं कर की दरों का उल्लेख है, जिसमें यह बताया गया है कि यदि सहकारी समिति की गत वर्ष में अर्थात वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुमानित आय 10,000 रुपए तक है तो ऐसी स्थिति में समिति को 10% की दर से कर चुकाना होगा। किंतु यदि राशि 10,000 रुपए से अधिक है तो ऐसी स्थिति में अगले 10,000 रुपए तक उसे 20% की दर से कर का भुगतान करना होगा। और यदि अनुमानित आय 20,000 रुपए से भी अधिक है तो ऐसी स्थिति में उसे शेष आय पर 30% की दर से कर चुकाना होगा। साझेदारी फर्म की दशा में आय की केवल एक ही श्रेणी है और कर की दर भी एक ही है, अर्थात साझेदारी फर्म की संपूर्ण आय पर 30% की दर से अग्रिम कर चुकाया जाएगा। अधिनियम में अधिभार एवं स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर दोनों में संयुक्त रूप से लागू होता है। इस संबंध में अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि सहकारी समिति या साझेदारी फर्म की आय 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो ऐसी स्थिति पर में इन दोनों करदाताओं को 12% की दर से अधिभार लगाया जाएगा और आयकर की राशि एवं अधिभार की राशि के योग में स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4% की दर से लगाया जाएगा। एक करदाता कंपनी की स्थिति में आयकर की दरें दी हुई हैं। इस संबंध में आय की श्रेणियों और दरों के संबंध में बताया गया है कि यदि कोई कंपनी विदेशी कंपनी है और उसका कुल कारोबार गत वर्ष 2016-17 में 250 करोड़ रुपए है तो ऐसे कंपनी करदाता को 25% की दर से कर का भुगतान करना होता है। किंतु यदि वह डोमेस्टिक कंपनी है तो ऐसी कंपनी को अपनी संपूर्ण आय पर 20% की दर से कर का भुगतान करना होता है। अधिनियम में अधिभार अर्थात सरचार्ज के संबंध में भी प्रावधान है और यह प्रावधान डोमेस्टिक कंपनी के लिए और विदेशी कंपनी दोनों के लिए अलग अलग दरें हैं। डोमेस्टिक कंपनी के लिए यदि कोई डोमेस्टिक कंपनी जिसकी कर योग्य आय 1 करोड़ रुपए से अधिक तथा 10 करोड़ रुपए तक है तो ऐसी कंपनी को कर की राशि पर 7% की दर से अधिभार चुकाना होता है। किंतु यदि ये डोमेस्टिक कंपनी की टैक्सेबल इनकम 10 करोड़ रुपए से अधिक है तो ऐसे कंपनी को कर की राशि पर 12% की दर से सरचार्ज चुकाना होता है। विदेशी कंपनी अर्थात घरेलू कंपनी के अतिरिक्त कोई अन्य कंपनी यदि उसकी कर योग्य आय 1 करोड़ रुपए से अधिक किंतु 10 करोड़ रुपए तक है तो ऐसी कंपनियों को कर की राशि पर 2% की दर से अधिभार लगेगा और ऐसी कंपनी या कंपनियां जिसकी कर योग्य आय 10 करोड़ रुपए से अधिक है
तो ऐसी कंपनी या कंपनियों को कर की राशि पर 5% की दर से अधिभार चुकाना होगा। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, चाहे कंपनी डोमेस्टिक हो या फॉरेन कंपनी हो, दोनों कंपनियों की स्थितियों में करदाता को आयकर एवं अधिभार इन दोनों राशियों के योग में 4% की दर से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अर्थात स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर लगाया जाएगा। जैसा कि मैंने पूर्व में स्पष्ट किया है कि करदाता द्वारा अग्रिम कर की किस्त एवं देय तिथियां पहले से तय हैं। एक कंपनी या अन्य समस्त करदाता जो धारा 44A(d) अंडर सेक्शन 44A(d) के अंतर्गत आने वाले करदाता नहीं हैं, उन्हें किस्तों की विभिन्न तिथियां और किस्त की राशि जो है वो स्लाइड में एक तालिका या टेबल के रूप में दिखाई गई है। पहली बात, यदि करदाता ने की अनुमानित आय है और ऐसी अनुमानित आय जो है वो 10,000 रुपए से, ऐसी अनुमानित पर कर की राशि यदि 10,000 रुपए से अधिक है तो ऐसी स्थिति में उसे 4 किस्तों में अपनी देय कर की राशि का भुगतान करना होता है। प्रथम किस्त में उसे 15 जून या इससे पहले अग्रिम कर की राशि का कम से कम 15% चुकाना होता है। द्वितीय किस्त 15 सितंबर या इसके पहले उसके द्वारा चुकाई जाती है और इसके अंतर्गत अग्रिम कर की राशि का कम से कम 45%। इस संबंध में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पहली किस्त में चुकाई गई राशि घटाकर जो शेष राशि होगी उसका भुगतान द्वितीय किस्त में किया जाता है। अर्थात 45% में पूर्व में चुकाई गई 15% की राशि घटाने के बाद शेष 30% जो है वो द्वितीय किस्त में चुकाया जाएगा। तृतीय किस्त जिसका भुगतान 15 दिसंबर या इससे पूर्व होना आवश्यक है, इसके अंतर्गत अग्रिम कर की राशि का कम से कम 75% करदाता द्वारा चुकाया जाता है। किंतु यहां भी यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस 75% में पहली किस्त और दूसरी किस्त में चुकाई गई राशि को घटाकर शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। अर्थात 75% में से 45% घटाने के बाद 30% राशि का ही भुगतान किया जाएगा। चौथी और अंतिम किस्त जो करदाता द्वारा 15 मार्च या इसके पूर्व चुकाई जाएगी, इसमें अग्रिम कर की 100% राशि का भुगतान किया जाता है। किंतु यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस 100% में पूर्व में किस्तों में चुकाई गई राशि को घटाने के बाद जो शेष राशि होगी उसी का भुगतान किया जाएगा। अर्थात 100% में 75% माइनस करने के बाद अंतिम किस्त 25% की ही होगी। इस संबंध में विद्यार्थियों को कुछ अतिरिक्त जानकारी रखना आवश्यक है। वह यह है कि जो राशि अग्रिम कर के रूप में उसके द्वारा 31 मार्च या इसके पूर्व चुकाई जाती है उसे वित्तीय वर्ष में चुकाया गया अग्रिम कर मानेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, यदि कर निर्धारण अधिकारी की ओर से मांग का नोटिस मिलने के बाद ही अग्रिम कर देय होता है तो इस नोटिस के प्राप्त होने के बाद जो अग्रिम कर की देय तिथि या तिथियां शेष रहेंगी उन तिथियों पर संपूर्ण अग्रिम कर या अग्रिम कर का उचित भाग जमा किया जाएगा।
तीसरी जानकारी में, यदि अग्रिम कर की किस्त भुगतान करने की अंतिम तिथि को बैंक बंद है तो ऐसी स्थिति में अगले कार्य दिवस पर अग्रिम कर का भुगतान किया जाएगा और ऐसे लेट लतीफी या डिले के लिए करदाता को किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा। अग्रिम कर के भुगतान में चूक। When the SEC is treated as defaulter, कुछ ऐसी स्थितियां अधिनियम में है जिसमें करदाता को अग्रिम कर के भुगतान में चूक माना जाता है। पहली बात, गत वर्ष की आय का अनुमान लगाने के बाद भी उस पर कर का भुगतान उस कर निर्धारण वर्ष में नहीं किया जाता। दूसरा, गत वर्ष की आय का अनुमान नहीं लगाता और न ही अनुमानित आय को दाखिल करता है, इसे भी चूक माना जाएगा। और तीसरा कारण है, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करदाता को अग्रिम कर की किस्त चुकाने के आदेश देने के बावजूद भी देय तिथियों को करदाता द्वारा उसका भुगतान नहीं किया जाता। अग्रिम कर का समायोजन, इसके बारे में मैंने पूर्व में स्पष्ट किया है, फिर से उस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि आयकर अधिनियम के अनुसार करदाता द्वारा चुकाई गई अग्रिम कर की राशि का नियमित कर निर्धारण की गणना की गई राशि से समायोजन किया जाएगा और इस समायोजन में जुर्माने या ब्याज की राशि शामिल नहीं होगी और इस समायोजन के बाद शेष राशि ही अंतिम रूप से करदाता का शुद्ध कर दायित्व होगा, अर्थात नेट टैक्स लायबिलिटी होगी। अग्रिम कर के प्रावधानों के संबंध में मैंने स्पष्ट किया। अब इन्हीं प्रावधानों को एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। इस स्लाइड में मैंने ऐसे करदाता को लिया है जिसकी आयु 60 वर्ष से कम है और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उसकी अनुमानित आय बताई गई है। आयों में पहली आय व्यवसाय से कर योग्य आय 4,85,000 रुपए, अन्य साधनों से आय 1,20,000। इस प्रकार आय का योग 6,05,000 रुपए है और करदाता द्वारा चुकाया जाने वाला जीवन बीमा प्रीमियम 12,000 और स्वयं के स्वास्थ्य पर जो बीमा प्रीमियम चुकाया जाएगा उसकी राशि 12,000 रुपए है। इन आंकड़ों के आधार पर हमें अग्रिम कर की गणना करना है और विभिन्न तिथियों को करदाता द्वारा जमा की जाने वाली किस्तों की राशि को भी बताना है। अतिरिक्त जानकारियों में प्रश्न में यह स्पष्ट है कि ए के द्वारा उद्गम स्थान पर 8,000 रुपए का कर काटा गया है, अर्थात जो टीडीएस है वो 8,000 रुपए की राशि का है। कंप्यूटेशन में आप देखिएगा अग्रिम कर के गणना में स्पष्ट है कि दो आय हैं, दोनों आयों का योग किया 6,05,000 रुपए, उसकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। ग्रॉस टोटल इनकम में अंडर सेक्शन 80C से 80U तक की डिडक्शंस देना है, चूंकि इस प्रश्न में केवल अंडर सेक्शन 80C में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जिसकी राशि 12,000 रुपए बताई गई है और अंडर सेक्शन 80D में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में बताया गया है जिसकी राशि भी 12,000 रुपए की है। इन दोनों राशियों का योग अर्थात 24,000 रुपए जो है वो कटौतियों के रूप में घटाया जाएगा। अतः मिस्टर ए की कुल आय 5,81,000 रुपए होगी। इसी आय पर अग्रिम कर की
गणना की जाएगी। अनुमानित आय 5,81,000 रुपये पर आयकर की दरों के अनुसार व्यक्ति करदाता के कर की गणना की जाएगी। स्लाइड में यह स्पष्ट है कि पहले 2,50,000 रुपये पर, जैसा कि आयकर अधिनियम में कर की दरों के संबंध में स्पष्ट है, किसी भी प्रकार के कर चुकाने के लिए करदाता उत्तरदायी नहीं होगा। अगले 2,50,000 रुपये पर 5% की दर से कर चुकाया जाएगा। वह राशि 12,500 रुपये की है। शेष 81,000 रुपये पर 20% की दर से 16,200 रुपये की राशि करदाता द्वारा चुकाई जाएगी। इस प्रकार 5,81,000 रुपये पर चुकाया जाने वाला कर 28,700 रुपये होगा और इस आयकर की राशि पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर 4% की दर से लगाया जाएगा, जो कि 1,148 रुपये होगा। आयकर एवं शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर इन दोनों का योग 29,848 रुपये है। जैसा कि प्रश्न में स्पष्ट था कि करदाता के उद्गम स्थान पर 8,000 रुपये की राशि काटी गई है, अतः यह टीडीएस की राशि देय कर की राशि में से घटा दी जाएगी और घटाने के बाद जो 21,848 रुपये की राशि होगी वह करदाता का शुद्ध कर दायित्व होगा। इस राशि को राउंड ऑफ किया जाएगा और यह 21,850 रुपये होगा। इसी 21,850 रुपये को अग्रिम कर के रूप में करदाता द्वारा विभिन्न किस्तों में विभिन्न तिथियों को चुकाया जाएगा। स्लाइड में आगे स्पष्ट है, प्रथम किस्त जो कि करदाता द्वारा 15 जून 2019 तक भुगतान की जाएगी, वह 15% की दर से होगी। उसकी राशि 3,277 रुपये है। द्वितीय किस्त जिसे 15 सितंबर 2019 तक भुगतान करना होगा, वह शुद्ध कर दायित्व का 30% होगी। यह 6,555 रुपये है। तृतीय किस्त 15 दिसंबर 2019 तक चुकाई जाएगी। यह भी 30% की दर से होगी। यह राशि 6,555 रुपये है। चतुर्थ किस्त यानी अंतिम किस्त 15 मार्च 2020 तक भुगतान होगी। यह कुल कर दायित्व का 25% अर्थात 5,463 रुपये होगी। इन चारों किस्तों का योग 21,850 रुपये होगा। कर का अग्रिम भुगतान के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों को क्रमबद्ध और सरल तरीके से बताने का मैंने प्रयास किया है। मुझे आशा है कि विद्यार्थी इस स्लाइड के माध्यम से इस अध्याय को आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद।